मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश के मॉडल वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं और उन सब को हम मिक्स करके देखेंगे कि किस तरह से हम इसका यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो देखिए, पहला जो वर्ड है वो है हमारा हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, मतलब कोई काम करना पड़ रहा है, किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हैविंग टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने ऊपर लिखा है पढ़ रहा है, मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि ये प्रेजेंट के लिए मुझे बताना है, लेकिन इसका यूज हम पास्ट के लिए भी कर सकते हैं, पढ़ रहा था, इस तरह से। तो चलिए एग्जाम्पल हम दोनों को देखेंगे। पहला है मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ रहा है, उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा है। अब देखिए पास्ट का, तुमको खाना पड़ रहा था, तो बोलेंगे यू वर हैविंग टू ईट, यू वर हैविंग टू ईट। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें यदि आपको प्रेजेंट को सेंटेंस बनाना है तो आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यदि पास्ट का कोई सेंटेंस बनाना है तो वाज वर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इस तरह से आप हैविंग टू को समझते हैं। नेक्स्ट देखिए कुड हैव, जिसका मतलब होता है कर सकते थे या पास हो सकती थी, मतलब कोई कुछ काम कर सकता था या कर सकते थे, या फिर किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसके स्ट्रक्चर में, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब एक बात आपको इस वाले स्ट्रक्चर में याद रखनी है कि जहां पर भी वर्ब आएगी सिर्फ वहीं पर आपको वर्ब लिखना है, और जहां पर वर्ब नहीं आएगी वहां पर आपको जबरदस्ती वर्ब उसमें नहीं लगानी है। पास हो सकती थी, इस वाला जो सेंस होगा, ये वाला जो सेंस होगा, इसमें आपकी वर्ब नहीं आएगी। तुम वहां जा सकते थे, तो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव गॉन देयर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब है गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ये हमें बता रहा है कि तुम पास्ट में किसी काम को कर सकते थे, लेकिन अब आप प्रेजेंट में खड़े होकर इस बात का पछतावा कर रहे हैं क्योंकि आपने वो काम किया नहीं था। अब देखिए तुम्हारे पास कार हो सकती थी, अब यहाँ पर कोई वर्ब है नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो बोलेंगे यू कुड हैव ए कार, तो इस तरह से विदाउट वर्ब वाला है, ऊपर वाला वर्ब के साथ है। कुड हैव समझ में आ गया। देखिए कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी कर लेते हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, और इसकी पॉसिबिलिटी का लेवल कम होगा जब हम इसको प्रेजेंट में यूज करेंगे, लेकिन जब पास्ट में करेंगे तो पूरा रहेगा जितना है इसका हाई। अबाउट टू, जिसका मतलब है करने वाले हैं, किसी काम को करने वाले हैं, मतलब जैसे कोई काम होने वाला है या फिर कोई किसी काम को करने वाला है, सब्जेक्ट। देखिए ये वाला जो है, ये वाला भी हैविंग टू की तरह आप प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में यूज कर सकते हैं, करने वाले हैं या करने वाले थे या करने वाला था, इस तरह से। एग्जांपल स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब में आपको प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर्ब का यूज करना है। देखिए मैं आने वाला हूं, तो बोलेंगे आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। वह खेलने वाला है, तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू प्ले, ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, तो बोलेंगे यू आर अबाउट टू गो, यू आर अबाउट टू गो। इस तरह से आप अबाउट टू का यूज करेंगे कि कोई किसी काम को करने वाला है, करने वाले हैं। नेक्स्ट है वुड हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा, मतलब आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि भाई किसी के पास कोई वस्तु होगी या फिर आपके हिसाब से कोई किसी काम को कर चुका होगा। अब जैसे आप बोलते हैं ना कई बार, यार वो अब तक तो आ चुका होगा, अब तक तो उसने वो काम कर दिया होगा, मतलब आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, पक्का तो आपको भी नहीं पता, लेकिन हाँ आप 90% श्योर होते हैं कि हाँ भाई हो गया होगा। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके पास पेन होगा, तो बोलेंगे ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन, उसके पास पेन होगा। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड। अब यहाँ पर देखिए उसके पास पेन होगा, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है तो वर्ब हमने नहीं लगाई। वह खेल चुका होगा, तो मतलब यहाँ पर खेलना वर्ब है, तो खेलने की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लेड, क्योंकि प्ले होती है फर्स्ट और प्लेड हो जाएगी थर्ड, तो ही वुड हैव प्लेड, इस तरह से। वो देख चुके होंगे, तो बोलेंगे दे वुड हैव सीन, दे वुड हैव सीन। इस तरह से आप वुड हैव का यूज कर सकते हैं, पास होगा या फिर किसी काम को कर चुका होगा, इन दोनों ही सेंसेज में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कैन बी, जिसका मतलब होता है हो सकते हैं, मतलब कोई कहीं पर हो सकता है, हो सकते हैं, इस तरह से। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ 3 वर्ड्स का स्ट्रक्चर है और आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन बी, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। वह घर पर हो सकता है, तो बोलेंगे ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, तो बोलेंगे मम्मी कैन बी इन किचन। तो इस तरह से कैन बी का यूज कर सकते हैं कि कोई कहीं पर हो सकता है, हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विल बी। विल बी का मतलब होता है रहा होगा, मतलब कोई किसी काम को कर रहा होगा, वहां पर आपको विल बी का यूज करना है। और ये जो रहा होगा, ये फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि आने वाले समय में
कोई किसी काम को कर रहा होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये आईएनजी क्यों आई है? क्योंकि कंटिन्यूटी वाला कार्य है, इसलिए वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिए। वह खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। ये है फ्यूचर के लिए। यदि आप इसी सेंटेंस को प्रेजेंट के लिए बोलना चाहते हैं कि हाँ भाई वह खेल रहा होगा, तो आप बोल सकते हैं ही वुड बी प्लेइंग, या फिर आप बोल सकते हैं ही मे बी प्लेइंग, ही माइट बी प्लेइंग। इस तरह से आप बोल सकते हैं। वो देख रहे होंगे तो बोलेंगे दे विल बी वॉचिंग, दे विल बी वॉचिंग, तो वो देख रहे होंगे। इस तरह से आप विल बी का यूज कर सकते हैं। मतलब कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया, मतलब कोई किसी काम को कर सका या फिर कोई किसी काम को कर पाया, या फिर कोई किसी काम को नहीं कर सका या फिर नहीं कर पाया। इसी तरह से आप इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल जो भी आपको बनाने सभी सेंटेंसेज को बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, इनकी तो सबको पता होती है। बीच में दो वर्ड आपको लगा देने, एक कुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं नहीं कर पाया तो बोलेंगे आई कुड नॉट डू, आई कुड नॉट डू, मैं नहीं कर पाया। वो नहीं जा पाया तो बोलेंगे ही कुडंट गो, वो नहीं जा पाया या वो नहीं जा सका। यहां पर सका लगाइए या पाया लगाइए, बात एक ही है, सिर्फ सेंस तो वही है ना। देखिए वो देख नहीं सका तो बोलेंगे सी कुड नॉट सी। यहां पर सकी आएगा, ये राइटिंग, तो यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया है। वो देख नहीं सकी तो सी कुड नॉट सी। इस तरह से आप कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए हैज हैव। हैज हैव का हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट के तौर पर। एक हम इसका उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं और सिंपल प्रेजेंट में भी करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए जब हम इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं परफेक्ट की तरह, तो तब आपको पता है कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन जब आप इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी। देखिए एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कोई वस्तु है, तब आप इसका यूज करते हैं। जैसे मेरे पास कार है तो बोलोगे आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। आपके पास पैसे हैं तो बोलेंगे यू हैव मनी, यू हैव मनी। हम यहाँ पर पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। अगर हम पूछते तो डू लगाते हैं, डू यू हैव मनी। उसके पास लैपटॉप है तो बोलेंगे ही हैज ए लैपटॉप, ही हैज ए लैपटॉप। तो इस तरह से आप हैज हैव का यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट की तरह। नेक्स्ट है इसमें हमारा मे हैव, जिसका मतलब है शायद होगा, मतलब शायद किसी के पास कुछ होगा या फिर शायद कोई किसी काम को कर चुका होगा। ये दोनों ही सेंस आएंगे। पॉसिबिलिटी का लेवल 50% रहेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके पास शायद कार होगी तो बोलेंगे ही मे हैव ए कार, ही मे हैव ए कार। वह शायद खेल चुका होगा तो बोलेंगे ही मे हैव प्लेड, ही मे हैव प्लेड। तुम शायद पढ़ चुके होंगे तो बोलेंगे यू मे हैव स्टडीड, यू मे हैव स्टडीड। तो इस तरह से आप मे हैव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि शुड का हम यूज तब करते हैं जब हम किसी को सलाह देते हैं या किसी से कोई सलाह लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलना चाहूं कि व्हाट शुड आई डू, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, तो अब मैं आपसे सलाह ले रहा हूं। अब मैं यदि आपको बोलने लगूं कि तुम्हें वो करना चाहिए तो मैं बोलूंगा यू शुड डू दैट। इस तरह से तो शुड का हम सलाह लेने के लिए और सलाह देने के लिए दोनों में कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तुम्हें जाना चाहिए तो बोलेंगे यू शुड गो, यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड थिंक, ही शुड थिंक। हमें पूछना चाहिए तो बोलेंगे वी शुड आस्क, वी शुड आस्क। तो इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हैं, किसी को कोई काम करना चाहिए इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है इसमें हमारा डू डज। डू डज का मतलब होता है कि आप इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जब भी आप इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो 99% आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज करेंगे। और कहां पर? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इसका ज्यादातर यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ मतलब किसी काम को नहीं करता है, तब आपको इसका यूज करना है। जैसे कि वह नहीं जाता है तो बोलेंगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते या फिर आप नहीं देखते हैं तो बोलेंगे यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते तो बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। इस तरह से आप डू डज का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है शुड बी, जिसका मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए या किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। यानी कि एक में तो हम दिखाते हैं उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को, और एक में हम कार्य की जो है कंटिन्यूटी को दिखाना चाहते हैं, किसी वर्ग की कंटिन्यूटी को दिखाना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। देखिए उसे घर पर होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से शुड बी का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन। कैन का मतलब है जब हम किसी की एबिलिटी को दिखाते हैं, किसी की क्षमता को दिखाते हैं। वैसे इसका हिंदी में मतलब होता है सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि वह कर सकता है तो बोलेंगे ही कैन डू, ही कैन डू।
वह कर सकता है। और यदि यहाँ पर वस्तु भी दिखानी है तो बोल देते हैं ना कई बार ही कैन डू इट या फिर ही कैन डू दैट, इस तरह से हम आ सकते हैं तो बोलेंगे वी कैन कम। वो देख सकता है तो बोलेंगे ही कैन वॉच। तो इस तरह से कैन का मतलब है कोई किसी काम को कर सकता है, एबिलिटी दिखाने के लिए। नेक्स्ट है डिड का यूज हम करते हैं सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अब यहां पर जो डिड है ये ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसका यूज करते हैं, और पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में भी यूज कर लेते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर रखना है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जैसे डिड है इसी तरह से डू और डज है, उनके साथ भी हमेशा यही वाला केस होता है जो इसके साथ है यहाँ पर। लेकिन जो ये है डिड, इसके और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब भी आप इनको वर्ब की तरह वर्ब के साथ यूज करोगे। और यहाँ पर जो सिंपल पास्ट है ये क्या चीज है, ये ऐसा टेंस है, मतलब ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब नहीं होगी। देखिए यहाँ पर कहीं वर्ब है, सिर्फ हमने वर्ब के स्थान पर हैव का यूज कर दिया है। और ये इसका जो सेंस है वो कुछ इस तरह से होगा कि किसी के पास कुछ नहीं था पास्ट में। देखिए किसी के पास कुछ नहीं था, जैसे कि मेरे पास कार नहीं थी तो बोलेंगे आई डिड नॉट हैव ए कार। अब कुछ बच्चे मतलब ज्यादा समझदार होते हैं जो वो यहाँ देखते हैं डिड आई तो इस हैव को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस हैव को चेंज नहीं करना है, ये यहाँ पर हैव ही रहेगा, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट ही सी इट आई वी यू दे कुछ भी क्यों ना हो, सबके साथ हैव ही रहेगा। क्या आपके पास पैसे नहीं थे तो बोलेंगे डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर हम बता रहे हैं और ऊपर वाले सेंटेंस में हम पूछ रहे हैं, इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए मस्ट बी, जिसका मतलब होता है जरूर या फिर अवश्य। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट बी, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। वह पक्का घर पर हो सकता है तो बोलेंगे ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। वह पक्का देख रहा होगा तो बोलेंगे ही मस्ट बी वॉचिंग, ही मस्ट बी वॉचिंग। इस तरह से आप मस्ट बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइट जो है उसकी पॉसिबिलिटी का लेवल थोड़ा ज्यादा कम होता है और इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, बिल्कुल भी पता नहीं होता। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वह शायद ही आएगा, यानी कि हमें पक्का नहीं पता है या फिर हमें उसके बारे में नहीं पता है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो बोलेंगे ही माइट कम। आप शायद जीत सकते हो तो बोलेंगे यू माइट विन, और वो शायद खेल सकता है तो बोलेंगे ही माइट प्ले। इस तरह से माइट का यूज कर सकते हैं। जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लें।